हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। कल आपका नागपंचमी था, जिसके लिए कल हमें अपनी क्लास ऑफ करनी पड़ी थी। आपको पता ही होगा कि कल के दिन कितना काम होता है घर पे। तो बस थोड़ा-सा समय का अभाव था, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। आज से आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। कल यानी कि परसों जो हमारी क्लास हुई थी, तो आपको पता है कि हमने अपना एक नया ब्रांच स्टार्ट किया था, जिसका नाम था एक्सटेंशन एजुकेशन। मतलब कि हमने प्रसार शिक्षा को उठाया है, हमने एक रूपरेखा बनाई थी। जब हमने इसकी क्लास स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने एक रूपरेखा बनाई, जिसमें हमने देखा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ हमने एक्सटेंशन एजुकेशन के अर्थ को समझा। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? किन शब्दों से मिलकर बना है? क्या अर्थ होता है? किस भाषा का शब्द है? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आपको मैं बता दूँ कि ये जो आपने पहली लाइन पढ़ी थी, एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब ये जो प्रसार शिक्षा है, किससे मिलकर बना है? इस किस शब्द से मिलकर बना है? यहाँ से आपसे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो हमारा ये प्रसार शिक्षा है, इसे हम ग्रामीणों की शिक्षा कहते हैं, इसे हम बेरोज़गारों की शिक्षा कहते हैं, हम इसे अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। ये इसके कई नाम थे। ये बनाया क्यों गया था? तो ये ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए ये बनाया गया था, ताकि जो शहरों में अनुसंधान हो रहे हैं, जो तकनीकी विकसित हो रही है शहरों में, विश्व के किसी भी देश में हो रही है, वो सारी चीज़ें ग्रामीणों तक पहुँचाई जा सके। और हमने ये भी देखा था कि जो जानकारियाँ मतलब प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही पूरे विश्व की तकनीकी ग्रामीणों तक पहुँच पा रही थी। लोग अपने ही व्यवसाय से जुड़कर अन्य लोगों के अनुभव से भी अपने आप को लाभ पहुँचा रहे थे। उनके जो समस्याएँ थे, हम उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रकार प्रसार शिक्षा पढ़ने और सीखने की एक बहुत ही उपयोगी विधि बन चुकी है। जो ये प्रसार शिक्षा है, ये मानव व्यवहार के कुछ पहलुओं में परिवर्तन करता है, और वो मूलभूत पहलू कह सकते हैं हम उन्हें। जैसे जैसे इसी में देखा था आपने 3 पहलू देखा था, ज्ञान और जानकारी में परिवर्तन, कार्य कौशल और या फिर कार्य संपादन में परिवर्तन, मनोवृत्ति या फिर अनुभूति में परिवर्तन। ये 3 मूलभूत परिवर्तन को हमने देखा था। उसी में हमने एक लीगन्स की परिभाषा भी देखी थी, जो कि इन्होंने व्यवहार के बारे में बताया था। अब ये तो रही हमारे कल की क्लास। कल की क्लास ही अगर हम देखें तो आपके कल की क्लास से ही कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन की हर क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मान के चलिए कि बहुत ही ईज़ी होता है ये हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, और यहाँ से लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन भी अच्छे पूछे जाते हैं, बस ये थोड़ा-सा आपको याद करने की चीज़ें इसमें होती हैं। जैसे जो आज की हम क्लास देखेंगे, जो कि है हमारा प्रसार शिक्षा का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो ये जो क्लास है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि यहाँ से 1 नहीं, 2 नहीं, बीसों बार क्वेश्चन बन चुके हैं। एक्सटेंशन शब्द का प्रयोग किसने किया? उद्भव कहाँ हुआ? किसने सबसे पहले प्रयोग किया? कब प्रयोग किया? किसके द्वारा किया गया? यहीं से तमाम क्वेश्चन आपसे बनते हैं। आज की जो क्लास है, आपकी मैं बोलूँ तो ये आपकी रटने वाली क्लास है। मतलब यहाँ से आपको चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखनी है। हालाँकि ये जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको याद ही करनी है। जैसे कुछ चीज़ें हमारी व्यवहारिक भी हैं, जो हम केवल समझ सकते हैं। जैसे जब हम अभी आपसे बात करेंगे, जब हम चर्चा करेंगे शिक्षण सामग्री के बारे में, तो याद तो करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप बस ऐसे ही समझ के आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक?
तो कुछ चीज़ें आपकी सिर्फ़ समझने वाली हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर डेट आपको बहुत मिलने वाले हैं। हर एक चीज़ की आपको यहाँ पर डेट मिलने वाली है, किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ। इसी में आप तमाम योजनाएँ पढ़ेंगे, तमाम संस्थाएँ पढ़ेंगे, तो उनके भी नाम आपको ध्यान होने चाहिए, उनकी भी तिथि आपको याद होनी चाहिए कि किस सन में इसकी स्थापना हुई थी, कौन किसने इसको स्थापित किया था, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रसार शिक्षा के इतिहास के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा का इतिहास क्या है, किस तरह से इसका उद्भव हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी इसके उद्भव की। हालाँकि कल भी हमने देखा था कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए प्रसार शिक्षा का जो है प्रसार शिक्षा का हमने उद्भव किया या प्रसार शिक्षा स्टार्ट की गई। अब इसी में समझते हैं कि सबसे पहले विश्व के किस कोने में इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने जो कि हमारा बिल्कुल रटा-रटाया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी आपके लाइन बाय लाइन लिखे गए हैं, इसमें से हर एक लाइन आपके लिए क्वेश्चन तैयार करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा के उद्भव की। तो ये जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ। प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ? तो ये आपके ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ। सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में प्रयोग हुआ। कहाँ पर? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग सन 1873 में किया गया। किसका? प्रसार शिक्षा का प्रयोग। ठीक, यहाँ से आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया, किस विश्वविद्यालय में, कहाँ पर। उसके आगे फिर हम अगर बात करें तो कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाने या फिर प्रसारित करने के लिए एक्सटेंशन प्रसार जिसे हम कहते हैं शब्द का प्रयोग वोरहीस ने सन 1894 में किया। ध्यान रखिएगा कि ये जब सबसे पहले जो ये आपका प्रसार शब्द था, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो वोरहीस के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1894 में किया गया। क्यों किया गया? तो कृषकों तक कृषि संबंधित जानकारी पहुंचाने के लिए। ठीक, यहाँ इस लाइन से आपने 3 क्वेश्चन देख लिए। सबसे पहले आपने क्या सुना? आपने ये समझा कि प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में हुआ। सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? प्रसार शिक्षा का। फिर आपने क्या देखा? ये जो वोरहीस थे, इन्होंने सबसे पहले प्रसार शब्द यानी कि ये जो एक्सटेंशन शब्द है, इसका प्रयोग वोरहीस ने 1894 में 1894 में इन्होंने प्रसार शब्द का प्रयोग किया। क्यों? कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाने के लिए। ठीक, अमेरिका में प्रसार कार्य का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के शैक्षणिक प्रयासों से सन 1880 से 1910 के मध्य में संपन्न हुआ। अमेरिका में किसके आविर्भाव से? तो नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सीमैन नैप। इन्हीं के जो डॉक्टर सीमैन नैप थे, इनके शैक्षणिक प्रयासों से सन 1880 से लेकर 1910 के मध्य में ये क्या हुआ? संपन्न हुआ, जो कि कपास की खेती एवं उद्योग से संबंधित था। उस समय पर ये किससे संबंधित था? तो कपास की खेती और उद्योग से संबंधित था। इसी के आगे अगर बात करें तो जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है यानी कि कृषि प्रसार है, कृषि प्रसार संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता सन 1914 में स्मिथ लेविन एक्ट ग्रामीण एक्ट पारित होने पर प्राप्त हुआ। ये जो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन था, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कृषि प्रसार संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता कब प्राप्त हुआ? सन 1914 में। किसके द्वारा? तो जो स्मिथ लेविन एक्ट था उसके पारित होने से
हुआ। किसके पारित होने से? तो स्मिथ लेविन एक्ट के पारित होने से। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारा स्मिथ लेविन एक्ट है, ये जो पारित हुआ था, ये यूं ही नहीं हो गया था। इसके पीछे भी एक एक कहानी थी। कैसी? तो 20वीं शताब्दी के स्टार्ट में, प्रारंभ में ये ऐसा अनुभव किया गया कि ग्रामीणों को, जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीणों को शहरों की ओर आकर्षित होती जा रही है। जो ये हमारे ग्रामीण हैं, ये ये कहाँ जा रहे हैं? तो ये शहरों की ओर भागे जा रहे हैं और इन्हें शहरों में रोके जाना चाहिए, मतलब शहरों में जाने से इनको रोका जाना चाहिए। इन्हें ये शहरों की तरफ ना जा पाएँ, इसके लिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि ये अपने गाँव को छोड़कर शहर में ना भागे। अगर ऐसा हुआ, ऐसा करने पर खेती-बाड़ी, ग्रामीण जो उद्योग धंधे हैं, साथ ही साथ ग्रामीण विकास अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ग्रामीण विकास के बिना देश के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं हम। तो ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीणों को शहर की ओर जाने से रोकने और सर्वांगीण ग्रामीण विकास की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ग्रामीण योजना का आयोजन का गठन किया। किसने? ये थोड़ा-सा आप नाम ध्यान रखिएगा, किसका? तो ये जो आपके राष्ट्रपति रूजवेल्ट हैं, इन्होंने एक ग्रामीण आयोग का गठन किया। क्यों? ताकि ये जो हमारे ग्रामीण हैं, ये कहीं शहर ना जाएँ। अगर ये शहर छोड़ के चले गए तो ग्राम का विकास कैसे होगा? कृषि कार्य कैसे होगा? अगर हमारे देश, आपको पता है जो हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है। अगर जब तक ग्रामीणों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। तो आयोग ने बहुत ही गहनतापूर्वक इस समस्या का अध्ययन किया और उसने क्या किया, और उसके सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि जो ग्राम्य और नगरीय जीवन के रहन-सहन है, उनके जीवन स्तर में बहुत अंतर दिखा। और शहरी जीवन की जो चमक थी, जो दमक थी, जो चकाचौंध थी, जो विलासिता थी, वो ग्रामीण लोगों को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित कर रही थी। अभी जैसे कहीं पर भी जो ग्रामीण हैं, वो सारा दिन धूप में करते रहते हैं, खटते रहते हैं, और जो शहर है, शहर की जो चकाचौंध है, शहर की जो उनका जो शहर का जो चमक-दमक है, जो वहाँ की विलासिता है, वो देखकर जो ग्रामीण थे हमारे, उनका मन जो है वो क्या हो रहा था, उनका मन जो था वो क्या हो रहा था, विचलित हो रहा था, यानी कि वो अपनी तरफ खींच रहा था, विचलित नहीं बोल सकते हैं। तो शहर की तरफ उनका मन जो था वो खींचा जा रहा था। और ये आवश्यक है कि जीवन स्तर के अंतर को कम किया जाए। अगर ग्रामीण और शहर के जीवन स्तर को हम कम कर दें, ग्रामीणों का जो रहन-सहन है उसका स्तर उठा दें, उनके पास भी शहरों जैसी सुविधाएँ हो जाएँ, तो क्या वो गाँव से भागेंगे? जैसे अभी मान लीजिए हम यूपी से हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हम भाग के जा रहे हैं कहाँ? बिहार जा रहे हैं। लेकिन अगर हमारी सरकार ये सोचे कि बच्चे हमारे बिहार क्यों जा रहे हैं? यूपी छोड़कर भला वो बिहार क्यों जा रहे हैं? हम अपने यहाँ ही वैकेंसी निकाल दें, तो क्या हमारे बच्चे बिहार जाएँगे? नहीं जाएँगे। तो उसी तरह से इनको ये महसूस हुआ कि जो बाहर की शहर की जो चकाचौंध है, जो वहाँ की विलासिता है, हमारे ग्रामीणों को अपनी ओर खींच रही है। अगर हम इनमें वो इनके अंतर को कम कर दें, यहाँ भी वैसी ही चमक-दमक कुछ ले आएँ और जो है यहाँ का भी, इनका भी जीवन स्तर उठा दें, तो ये लोग यहाँ से नहीं जाएँगे। उनकी आर्थिक समृद्धि और जो धनोपार्जन की उनकी संभावना थी, उसको विकसित किया जाए। ऐसा करने से ग्रामीणों का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसा करने में जो ग्रामीण हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें, उन्हें प्रयत्नशील बनाएँ, ठीक?
उनके ज्ञान स्तर में परिवर्तन लाएँ, उनके काम करने के ढंग में परिवर्तन लाएँ, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाएँ, उनके जो कार्य संपादन की शैली है उसमें परिवर्तन लाएँ। ये सारे शब्द आपने कल ही पढ़े थे। तो इन सब की जानकारी हम उनको दें, तो ग्रामीण आयोग की ही सिफ़ारिश में जो रूज़वेल्ट ने राष्ट्रपति जो थे, उन्होंने जो एक ग्रामीण आयोग का गठन किया था, उस ग्रामीण आयोग की सिफ़ारिश से ही ऐसी शिक्षण व्यवस्था की परिकल्पना की गई, जिसकी व्यवस्था जो किसी संस्था में ना होकर, संस्थागत ना होकर, जो कृषकों और ग्रामीण जीवन के विकास के लिए हो, ऐसा करना चाहिए। तो इसी आयोग की ही सिफ़ारिश पे सन 1914 में ये जो आपका स्मिथ लिविन एक्ट है, ये पारित किया गया था और ग्रामीण के विकास के लिए संस्थागत शिक्षण के जो दायरे हैं, उनसे निकल कर उनको बाहर की शिक्षा, उनके जीवन से जुड़ती हुई शिक्षा को दिया जाने लगा। ठीक? तो ये छोटी-सी एक कहानी थी कि किस तरह से और क्यों ये जो आपका स्मिथ लिविन एक्ट है, ये पारित किया गया। ठीक? ये क्यों पारित हुआ ये आपने देख लिया। हालाँकि ये कहानी थी, वहाँ से आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको इससे कोरिलेट करना चाहिए कि किस तरह से ये जो हमारा स्मिथ लिविन एक्ट है, ये पारित हुआ था। ये तो पहले आपको पता चल गया कि पारित क्यों हुआ था, इसके पीछे पहले ये कहानी हुई, उसके बाद जाकर ये स्मिथ लिविन एक्ट पारित किया गया। ठीक? अब अगर हम बात करें, थोड़ा-सा आगे चलें और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या इतिहास रहा इसका, प्रसार शिक्षा का क्या इतिहास रहा, किस तरह से ये भारत में आया, किस तरह से इसकी स्थापना भारत में हुई, किस-किस ने योगदान दिया, किस सन में क्या हुआ। थोड़ा-सा हम इन चीज़ों को भी समझते हैं। अभी तो आपने देखा था कि विश्व स्तर पर किस तरह से प्रसार शिक्षा का इतिहास था, कहाँ से इसका आविर्भाव हुआ, कहाँ से ये आपका उद्भव कहाँ से हुआ, ठीक? भारत में हम क्या देखेंगे? तो ये रहा आपका, भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा विहार में सन 1908 में की गई। कब की गई? 1908 में। कब की गई? 1908 में। किसकी? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI, इसकी स्थापना कब की गई? तो 1908 में पूसा बिहार में कृषि से संबंधित, भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक? फिर 1936 में इसी संस्था को, ये जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पूसा बिहार में स्थापित किया गया था, उसी को 1936 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। फसल उत्पाद के नियमित उन्नत तकनीक का विकास, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने हेतु प्रयास, उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन, कीटों तथा फसलों को हानि पहुंचाने वाली बीमारियों से बचाव आदि के उद्देश्य इस संस्था के उद्देश्य थे। मतलब जो ये संस्था आपकी बनाई गई थी, कौन सी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो फसल उत्पादन के निमित्त जो उन्नत तकनीक है उनका विकास किया जाए, भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए, उत्तम कोटि के बीजों का उत्पादन किया जाए, कीटों और फसलों को हानि पहुंचाने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाव किया जाए। यही सारे उद्देश्य थे किसके? ये जो हमारी संस्था जिसका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जिसकी स्थापना की गई थी, ये कृषि के लिए किया गया था। जैसा कि आप नाम में ही समझ पा रहे होंगे, इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यही था कि किस तरह से जो हमारी कृषि है उसको बेहतर बनाया जाए, उसमें जो फसल उत्पादन है वो अच्छे से किया जाए, जो हमारे किस्में हैं जो कि
हमारे फसल उत्पादन जो हमारे बीजें हैं, ये सभी चीज़ बहुत अच्छी हों, इनमें कीट वगैरह ना लगें, सुरक्षित रहें, कोई बीमारी इनसे ना फैले, इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखा जाता था इस संस्था के द्वारा। फिर सन 1928 आ जाता है। 1928 में क्या हुआ? 1928 में रॉयल कमीशन ने, किसने? रॉयल कमीशन ने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की सिफारिश की। किसने? ये जो आपका रॉयल कमीशन था, इसने क्या किया? इसने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की सिफारिश की और इसकी स्थापना 1928 में हो गई। 1928 में ही इसने सिफारिश की और 1928 में ही इसकी स्थापना हो गई। अब इसे ICAR के नाम से जाना जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता है। आज हमारे देश में अनेक अनुसंधान संस्थान हैं जो अनाज, दलहन, तिलहन, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कपास, जूट, नारियल, लाख आपने सुना होगा, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, आदि के उत्पादन संबंधी विकास कार्यक्रमों से संबंधित है। आपको पता है कि अनुसंधान किए जाते हैं, कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान किए जाते हैं। अनुसंधान का मतलब ये हो गया कि जैसे जो विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं, जैसे अभी धान का सीजन चल रहा है ना, तो आपको पता है कि क्या हमारे जो देश में ही बोया जाता है, देश की बात छोड़िए, हमारे गाँव में ही आप ले लीजिए, 1 प्रकार 2 प्रकार के धान नहीं लगते हैं। कई प्रकार के धान लगते हैं जिसमें आपका नाम सुना होगा आपने, मंसूरी, सांबा, दामिनी और 6444, पता नहीं क्या-क्या नाम होते हैं, सुगंधा, अश्वगंधा, पता नहीं क्या-क्या दुनिया भर के नाम होते हैं। तो ये दुनिया भर के जो नाम आए हैं, कहाँ से आए हैं? ये अनुसंधानों के माध्यम से ही आए हैं। अनुसंधानों के माध्यम से ही हमारे पास बीजों की इतनी वैरायटी है, धान इतने किस्म के होते हैं। धान ही नहीं, गेहूँ जो हैं वो भी हमारे कई किस्म के होते हैं। तिलहन मतलब दलहन, तिलहन जो भी हैं, ये सभी, इनकी कोई एक वैरायटी नहीं होती है। ये अनुसंधानों के माध्यम से ही कई वैरायटी के पाए जाते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट बना, आपने अभी देखा, किसकी? ये जो आपका ICAR बना, ये हमारे देश में करता क्या है? तो ये हमारे देश में अनेक अनुसंधान संस्थान हैं जो कि अनाज हो गया आपका, अनाज में जैसे मैंने आपको बताया गेहूँ, चावल हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, इसके अलावा इन सब पर तो अनुसंधान करता ही करता है, लेकिन जो कपास है, कपास हो गया आपका, जूट हो गया आपका, नारियल हो गया, लाख हो गया, इन सभी के उत्पादन संबंधी जो विकास हैं, उनके कार्यक्रमों से ये संबंधित होता है। अगर हम बात करें कि ग्रामीणों के जीवन में, जो ग्रामीण हैं, तो ग्रामीणों के जीवन में जो पशु पक्षी हैं, पशु पक्षी हो गए, पशु पक्षी हैं, इनकी सहभागिता होती है। ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, सहभागी हैं। एक और जहाँ कृषि के लिए जीवन में गाय हो गया, बैल हो गया, भैंस हो गया, ये सारे जानवर योगदान दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो गाय, बैल, भैंस हो गए ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये हमारे लिए उपयोगी हैं और ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सिर्फ योगदान ही नहीं, एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पर बसने वाले लोगों की निर्भरता के लिए जो भेड़ हो गए, जो खच्चर हो गए, ये सारे लोग योगदान देते हैं। रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पर ऊँट जो है, उनके जीवन के लिए सहभागी हैं। तो ये जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, ये भी आपके जीवन में सहयोग देते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो नदियाँ हैं, नदियाँ और जो समुद्र तट हैं, वासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। जैसे जो लोग नदी और समुद्र तट के किनारे रहते हैं, तो ये भी उनके जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं, जो हैं मछलियाँ।
मछलियाँ आप देखे होंगे, जो भी लोग तट के किनारे रहते हैं, उनका एक प्रमुख अंग होता है मछली। जैसे जैसे आपने देखा कि जो लोग होते हैं, जो ऐसे हमारी तरह समतल ज़मीन पर रहते हैं, इनके लिए जो पशु-पक्षी हैं, यानी कि कृषक के लिए कहें तो, जो कृषक हैं, कृषक के लिए गाय, बैल, भैंस उपयोगी हैं। पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के लिए भेड़ खच्चर उपयोगी हैं। नदी तट पर रहने वाले लोगों के लिए ये जो मछलियाँ हैं, ये उपयोगी हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने 3 चीज़ों की बात की। 3 चीज़ों की बात की। अच्छा ये बताइए, अगर हम बोलें कि कृषकों के लिए खच्चर उपयोगी है, तो क्या ये सही होगा? कृषकों के लिए ये जो गाय-बैल हैं, ये उपयोगी हैं। वहीं अगर बात कर रहे हैं आप पहाड़ी पर रहने वाले, तो इनके लिए भेड़ और खच्चर उपयोगी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं, तो रेगिस्तान के लिए ऊँट उपयोगी है। अगर हम बात करें कि समुद्र तट के किनारे रहने वाले, तो उनके लिए ये मछलियाँ उपयोगी हैं। ठीक? यहाँ से इतने पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। पशुधन पशुधन के समुन्नत रख-रखाव, मत्स्य पालन की उन्नत तकनीकों आदि के विकास हेतु ये जो डेयरी साइंस है, फिशरी साइंस है, वेटरनरी साइंस है, जैसे विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था और इसके जो पाठ्यक्रम हैं, इसका गठन हुआ। मतलब अगर जैसे जो लोग हैं, क्या इसमें जो डेयरी साइंस है, जो फिशनरी साइंस है, जो वेटरनरी साइंस है, इन सब की पढ़ाई नहीं होती है? पढ़ाई होती है। जैसे अगर जो एक कृषि से संबंधित जिसने पढ़ाई की है, तो वो अपने कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकता है। जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वो कृषि में बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर सकता है। क्या उसे पता होगा कि धान की रोपाई कब करना है, इसकी सिंचाई कब करना है, इसकी कटाई, बुआई कब क्या करना है? यहाँ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जिनको धान और गेहूँ में अंतर ही नहीं समझ में आता है। ये बहुत गलत बात है। हम एक कृषि प्रधान देश से हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत फसलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गन्ना क्या है और ये आपका दाल कौन-कौन सी दाल है, कम से कम कुछ दालें आपको पहचाननी आनी चाहिए और धान कैसे होता है, गेहूँ कैसे होता है। अगर आप नहीं जानते हैं, तो कभी जाइए, शहर में रहते हैं तो क्या, जाइए आस-पास के कहीं न कहीं खेत होगा, थोड़ी दूर-दराज पर होगा, जाइए, देखिए, लोगों से पूछिए, क्या है समझिए, ठीक? अगर आप कहीं जाते हैं और आप ये कहते हैं कि हम तो भाई शहर से हैं, हम पढ़े-लिखे हैं, हमें खेती-बाड़ी के बारे में नहीं पता है, तो ये अपने आप पे बहुत गर्व मत महसूस कीजिएगा। ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर हमें थोड़ी बहुत अपने खेती-बाड़ी के बारे में नहीं पता है। हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश में रहने वाले हैं। हमारी जो जनसंख्या है वो कृषि पर निवास करती है, ठीक? ये आपने देखा कि किस तरह से जो डेयरी साइंस है, फिशनरी साइंस है, इन सब के लिए एक पढ़ाई का पाठ्यक्रम व्यवस्थित किया गया। पाठ्यक्रम का गठन हुआ जिससे लोग पढ़ाई करें और अपने जो क्षेत्र है, उसमें अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर पाएँ। उसके बाद आगे की कहानी क्या आती है? आगे की कहानी ये होती है कि राधा कृष्ण कमीशन ने किसने? राधा कृष्ण कमीशन ने सन 1948 में, स्वतंत्रता के बाद की बात आ गई। 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की, अनुशंसा की और बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज शाहबौर प्रसार शिक्षा के स्नातक स्तर पर पढ़ाई सन 1955 से 56 में प्रारंभ हो गई। कब? 1955 से 56 में इसकी पढ़ाई क्या होगी? प्रारंभ हो गई। साथ ही साथ जो इसके संप्रति देश थे, इसके देश के सभी कृषक विश्वविद्यालय और जो गृह विज्ञान पाठ्यक्रमों के साथ ही प्रसार शिक्षा की भी पढ़ाई की जाने लगी। ठीक? ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इन सब के साथ पढ़ाई की जाने लगी। उसके बाद जो जबलपुर है, जबलपुर मध्य प्रदेश स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में एमएससी डिग्री प्रदत्त है। ठीक? इतना आपने समझा।
इसके इतिहास के बारे में अगर हम थोड़ी-सी और बात करें, तो ये जो शिक्षा है, आपका प्रसार शिक्षा है, कृषि शिक्षण पदाधिकारियों यानी कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उनके निमित्त स्नातक स्तरीय प्रसार शिक्षण कार्यक्रम 1955 में आगरा और नागपुर में प्रारंभ किया गया। ये जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रसार सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अनेक पाठ्यक्रम चलाए गए जो कि ग्राम सेवकों, ग्राम्य कार्यकर्ताओं के लिए सहाय उनकी सहायता करते थे। जैसे जो गाँव में ग्राम सेवक थे, जो ग्राम में कार्यकर्ता तो होंगे ही, इन सभी के लिए कुछ पाठ्यक्रम चलाए गए। फिर प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिल गई। जैसे जब प्रसार शिक्षा आया, तो इसकी सहायता से जो ग्रामीण विकास था, उसको एक नई दिशा मिल गई। इसके द्वारा गांव की दशा निश्चित रूप से सुधरती जा रही है और ग्रामीण जीवन के स्तर में परिवर्तन देखा जा सकता है। मतलब जैसे जब प्रसार शिक्षा का गांव में प्रचार प्रसार होने लगा, तो इससे जो ग्रामीण लोग थे उनको एक सही दिशा मिल गई। इससे गाँव के लोगों का जो जीवन स्तर था वो उठ रहा था। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर लोगों को एक सही डायरेक्शन मिलेगा, वो सही डायरेक्शन में काम करेंगे, तो उनका जो स्तर है वो उठेगा, उनके स्तर में परिवर्तन आएगा। जैसे अभी मान लेते हैं आपके पास बुक वगैरह नहीं है, आप जा रहे हैं टीजीटी की तैयारी करने। आपको और-छोर कुछ पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपका सिलेबस क्या है, आपके पैटर्न क्या हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, जब ऐसा कुछ आपको पता ही नहीं है, तो आप के लिए टीजीटी निकालना आसान होगा? या जैसे आपको नहीं पता था, आपने पहले इन्फॉर्मेशन लिया, फिर आपने फॉर्म फिल अप किया, फिर आपने कहीं पर कोर्स परचेज़ किया या फिर कहीं पर अगर आपको सही डायरेक्शन में मिल रहा था, ये चीज़ें आपको मिल रही थी, आपने वहाँ से तैयारी की, आपको एक डायरेक्शन मिला ना, आपको एक डायरेक्शन मिला कि हमें ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ छोड़ना है। हमें इन-इन शाखाओं को पढ़ना है, इसके जो अलग से शाखाएँ हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। हमारे टीजीटी में यही हमारे 5 ब्रांच हमको पढ़ने हैं। आपको एक डायरेक्शन मिला, आप इधर-उधर भटकने की बजाय अपने ही सीधे रास्ते पर चलेंगे, तो अपनी मंजिल पर आसानी से पहुँचेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है कि पहुँचेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको चलते रहना होगा। बैठ गए, थक-हार गए, आपने हार मान लिया, तो आप अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँचेंगे। तो उसी तरह से जब ग्रामीणों के पास प्रसार शिक्षा आया, उनको एक सही डायरेक्शन मिला, तो उन्होंने सही डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जब उन्होंने सही डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो निश्चित रूप से उनका जो जीवन स्तर है, वो ऊँचा उठेगा। उ उसमें परिवर्तन आएँगे। रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होना और काम का समुचित मुआवजा मिलने के फलस्वरूप उनका अध्ययन अपने काम धंधों में लगने लगा तथा उनके मन में अपने काम के प्रति आस्था जागृत हो गई। अगर आप ही हैं, अगर कोई जैसे आप घर में खाना बना रही हैं, 4 लोग खाने वाले हैं, आप अकेले बना रही हैं, वहीं अगर आप मेहनत कर रही हैं, सबके लिए खाना-पीना बना रही हैं और चारों लोग जो 4 में चारों लोग घर पे हैं, वो आपके खाने में कोई न कोई मतलब उनको कमी नज़र आ ही जाती है। आज ये नहीं अच्छा है, आज वो नहीं अच्छा है, ये बेकार बना है, वो बेकार बना है, खाने लायक नहीं है, मूड ख़राब हो गया, ऐसा-वैसा पता नहीं क्या-क्या बोल दिया। तो आप काम नहीं कर पाएँगे। वहीं अगर उन्हीं चारों लोग में से 3 लोग ने ही आपकी तारीफ़ की, नहीं आपने बहुत अच्छा बनाया, आप बहुत मेहनत करती हैं, हम लोग आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। बस उतना ही उनका बोलना आपके लिए काफ़ी होगा। आपके लिए इतना ही सुनना आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप पूरे मन से कार्य कर पाएँगे, भले ही वो लोग कार्य ना करवाएँ। तो उसी तरह से जो ग्रामीण थे, ग्रामीणों को जब उनके
काम के हिसाब से उनको मुआवज़ा मिलने लगा, उनको पैसा मिलने लगा, उनके रोज़गार के अवसर बढ़ने लगे, तो लोगों का जो ध्यान था उनके काम की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगा। वो इधर-उधर बैठने नहीं लगे, वो अपने काम में लग गए, अपने कार्य की तरफ वो क्या कह सकते हैं एक प्रकार से कि वो अपने ही कार्य में संलग्न हो गए। तो जब ऐसा वो करने लगे, तो उनके कार्यों के प्रति उनकी आस्था बढ़ी। जैसे कोई व्यक्ति है जो बैठ के दिन में 4 घंटे गप्पे मार रहा है, 2 घंटे टीवी देख रहा है, फिर उसके बाद कहीं और घूमने-वूमने जा रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है। तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। लेकिन वहीं अगर आप उसके लिए अच्छा कंटेंट ले आएँ, उसको एक सही मार्गदर्शन दिखाएँ, उसको आप बुकें लाकर दें, उसको उसके लक्ष्य को बार-बार याद दिलाएँ, तो ऐसे में क्या होगा? व्यक्ति अपने मार्ग पर आएगा, अपनी बुकों को पढ़ेगा, अपने पढ़ाई पर वो ज़्यादा ध्यान देगा, ना कि घूमने-फिरने पर। ठीक? और ये चीज़ भारत के संदर्भ में एक शुभ संकेत माना जा सकता है, जहाँ पर लोग अपने काम-धंधे में लग गए हों, अपने कार्य के प्रति जागरूक हो गए हों, तो ये भारत के लिए एक अच्छा संकेत मान सकते हैं हम, ठीक? तो ये आपने देखा कि किस तरह से प्रसार शिक्षा का आविर्भाव हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, किसने क्या योगदान दिया, तो ये जाकर हमारा प्रसार शिक्षा उभर कर आया। अब हम थोड़ी-सी अगर बात करें परिभाषाओं की, अब कुछ परिभाषाएँ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम देखते हैं प्रसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? अगर हम सबसे पहले बात करें तो ओपी दहामा की करेंगे, जो कि प्रसार शिक्षा में इनका योगदान बहुत है और ये आपको प्रसार शिक्षा में इनके दर्शन होते रहेंगे, आप इनसे रूबरू होते रहेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं ओपी दहामा के प्रसार शिक्षा की परिभाषा की, तो इन्होंने कहा कि प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उनकी उनके उन्हीं विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है तथा अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर उनकी मदद की जाती है। ये आपने लाइन कल ही सुना था, लेकिन किसी परिभाषा में नहीं, कि हमारा उद्देश्य क्या है कि जो प्रसार शिक्षा है इसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों को उनके स्थान पर ही शिक्षा दिया जाए, वहीं पर उनके जो भी व्यवसाय करवाना है हमें उनके ही क्षेत्र में करवाना है। ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें कुछ सिखाने के लिए शहर भेजना पड़े, ठीक? हमारा तो उद्देश्य ही यही है ना कि लोगों को पलायन करने से रोकें। तो ओपी दहामा ने भी वही बात कही, बस थोड़ा-सा इन्होंने अपनी परिभाषा देकर थोड़ी-से सुव्यवस्थित ढंग से रखकर कहा है बात। कहा कि प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी उन्हीं विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में उन्नति पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से समझा बुझाकर उनकी मदद किया जाता है। ठीक? वहीं अगर हम बात करें एसपी सूपे, तो इन्होंने भी प्रसार शिक्षा में योगदान दिया है, जो कि एसपी सूपे का जो कथन है, इन्होंने कहा कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। आपने कल भी देखा था, ग्रामीण की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, ठीक? जो कि उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं के सीमाओं से बाहर सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। तो ये हम कल से ही पढ़ रहे हैं कि हमें जो प्रसार शिक्षा है, ये किसी संस्था में नहीं, संस्थागत नहीं है। संस्था से बाहर लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से, उनके सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए, उनकी जो भी आवश्यकता है, उनके दैनिक जीवन से जुड़ी जो भी आवश्यकताएँ हैं, उनके हिसाब से हमें उनको शिक्षा देनी है। तो वही चीज़ सूपी जी ने भी कहा, वही चीज़ दहामा ने भी कहा, ठीक? बस दोनों के कहने का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा-सा, लैंग्वेज क्या बोलें, जो इनकी कहने की जो इनकी बात है, जो इन्होंने शब्दों का चुनाव किया है, थोड़ा-सा दोनों के शब्दों में हेर-फेर है। बाकी दोनों को कहने का मतलब एक ही है, ठीक? कि लोगों को उन्हीं के स्थानीय जो परिस्थिति है उसमें हम उनको शिक्षा देंगे। वही बात इन्होंने भी कही कि हम उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए उनको शिक्षा देंगे, ठीक? तो ये दोनों 2 प्रमुख परिभाषाएँ थी जिसे आपको ध्यान रखना है।
अब ये आपने इतिहास समझा। अब अगर हम थोड़ी-सी बात करें कि ये जो प्रसार शिक्षा है इसकी आवश्यकता क्या है? किस लिए हमने ये प्रसार शिक्षा को शामिल किया है? आवश्यकता के बारे में अगर हम बात करें, आई थिंक ये आपका फ़ॉन्ट थोड़ा-सा छोटा हो गया है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये दिख सके। हालाँकि ज़ूम है आपका, थोड़ा-सा मैं और ज़ूम कर देना चाहूँगी ताकि आपको आसानी से चीज़ें दिख सकें, ठीक? मुझे उम्मीद है कि आपको अब चीज़ें दिख रही होंगी। आप जब भी पढ़ा कीजिए, तो कोशिश किया कीजिए कि आप अपने फ़ोन को इस तरह से रखें, ठीक? जिससे जो चीज़ें आपको हैं, वो आसानी से दिख पाएँगी, ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम। सबसे पहले अपनी आवश्यकता पर बात करते हैं, जो कि हमने कल से ही कई बार पढ़ रखा है। क्या? कि पलायन रोकने में। पलायन रोकने में तो ये जो भारत है, भारत गाँव का देश है। यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारी 70% जनसंख्या है, वो गाँव में ही निवास करती है। इनका जीवन यापन का जो एक मुख्य साधन है, वो कृषि होता है। कृषि पर आधारित इनके उद्योग धंधे होते हैं, लेकिन ये विडंबना है कि भारत का कृषि भी इंद्र देवता की ही मेहरबानी पर चलता है। अगर उन्होंने बारिश नहीं दी, तो फसलें हमारी नहीं होती हैं। आपको पता है, इस समय धान का मौसम है, बारिश हो नहीं रही है। हालाँकि कई जगह हो रही है, लेकिन कई जगह बारिश नहीं हो रही है। जो धान लगाए गए हैं, धान सूखे जा रहे हैं। तो जब तक इंद्र भगवान मेहरबान नहीं होंगे, हमारे धानों को पानी नहीं मिलेगा, हमारे धान होंगे नहीं, धान होंगे नहीं, तो किसानों की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाएगी, ठीक? तो जो ये हमारे किसान हैं, ये इंद्र देवता के भरोसे ही रहते हैं और इनका जो कृषक हैं, कृषकों और पशुपालकों की स्थिति बेहतर हो जाती है अगर फसल अच्छी होती है। लेकिन जब पानी नहीं बरसता है, तो सूखा आ जाता है या तो फिर कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई किसी वजह से, तो वहाँ पर बाढ़ आ जाता है और अगर ऐसा हुआ तो भी हमारी जो फसलें हैं उनका सत्यानाश हो जाता है। तो ऐसे में कृषकों को भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। उन्हें जो अपने पशु हैं उनको बेचना पड़ता है, बड़े-बड़े कृषक को भी ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और वो अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा कर नौकरी कराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जिस स्थिति परिस्थिति से वो गुज़र रहे हैं, उनके बच्चे भी मतलब उनके बच्चे भी उसी स्थिति परिस्थिति से निकलें, इसीलिए वो शहरों की तरफ पलायन करना चाहते हैं। तो ये स्थिति पलायन की स्थिति होती है जब लोग भागना एक तरफ से भागना शहर में चालू कर देते हैं, जो कि किसी भी देश या फिर समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। ये किसी भी देश को या हम कह सकते हैं किसी भी समाज के भविष्य को अंधकार में ले जाकर धकेलता है, क्योंकि पलायन से शहर की जो आबादी है वो बढ़ जाती है। मज़दूरों को शहर में रहने के लिए उनको एक बिल्कुल कह सकते हैं तंग गलियों में रहना पड़ता है। आपने देखा होगा लोग शहरों में चले जाते हैं लेकिन कहीं ऑटो रिक्शा पर सोते हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पर सोते हैं, कहीं बस स्टॉप पर सोते हैं। उनको रहने के लिए ढंग के कमरे भी नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन भी वहाँ की नरक की तरह हो जाता है। वो इधर उनके पलायन से कृषि कार्य भी प्रभावित हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए, पलायन को रोकने के लिए हमें प्रसार शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए हमने प्रसार शिक्षा को उद्भव किया या उद्भव हुआ, इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है। दूसरा है नवीन तकनीकों, सूचनाओं और विचारों को लोगों तक पहुँचाना। जैसे जो वर्तमान का समय है, वर्तमान के समय में आज नित नए नवीन अनुसंधान हो रहे हैं, नए-नए तकनीकों का विकास हो रहा है। जैसे जिन वस्तुओं का आविष्कार हो रहा है, वही कल पुरानी हो जाएँगी। आज नई हैं, कल पुरानी हैं। उनके स्थान पर कुछ नई चीज़ें आएँगी। अगर उन तकनीकों, विचारों, सूचनाओं को समय रहते हम ग्रामीणों तक नहीं पहुँचा पाते हैं, तब तो ये बेकार हो जाती हैं। तो जो हमारी नवीन सूचनाएँ हैं, जो हमारी नवीन तकनीकें हैं, जो हमारी नवीन विचारधाराएँ हैं, उनको ग्रामीणों तक पहुँचाने के लिए हमें इस प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है। अगर अगली बात करें तो समस्या को सुलझाने में, मानव जीवन समस्याओं से भरा है। आज
चाहे एक छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा है, किसी के जीवन में बिना समस्याओं का उसका जीवन है ही नहीं। छोटा बच्चा है तो उसकी अपनी समस्याएँ हैं, बिल्कुल छोटा है उसकी अपनी समस्याएँ हैं, जो स्कूल जा रहे हैं उनकी अपनी समस्याएँ हैं, जो इंटरमीडिएट स्तर पर हैं उनकी अपनी अलग समस्या है, मैट्रिक वालों की अपनी अलग समस्या है, जो स्नातक हैं उनकी अलग समस्या है, जो डिग्री लेकर सब कुछ बैठे हैं घर पर उनकी अलग समस्या है। जो प्रौढ़ हो चुके हैं उनको उनकी अलग समस्या है, जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं उनकी अलग समस्या है, मतलब कि बिना समस्याओं के कोई है ही नहीं, ठीक? तो ये जो मानव का जीवन है ये समस्याओं से भरा है। एक समस्या का समाधान नहीं होता कि दूसरा आगे प्रकट हो जाता है। इसी तरह से जीवन पर्यंत हम समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, समस्याओं से जूझते रहते हैं। आज एक आई, दूसरी गई, तीसरी आई, चौथी गई, ऐसे होता रहता है। ये तो जीवन है, चलता रहता है। तो प्रसार जो शिक्षा है, ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने, अब उनके जो आपसी उनकी समस्याएँ हैं, उनको अब बच्चों की समस्याओं को नहीं, जो कृषि संबंधित समस्याएँ हैं, उनको समझाने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, उनको इनकी समस्याओं को सुलझाने में प्रसार शिक्षा मदद करता है और साधन भी बताता है। इससे जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों में ऐसी प्रेरणा का विकास होता है, जिससे वो नकारात्मक ना सोचकर वो सकारात्मक चीज़ों को सोचने लगें। अगर उनके फसल में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो जैसे कोई कीड़े लग गए हैं, पूरी जिसके पास पूरा एक फसल ही फसल जिसने उगाया हो और कोई कीड़े लग गए हों या किसी वजह से उसकी फसल में कुछ भी दिक्कत आ गई है, तो वो तो परेशान हो जाएगा। लेकिन जो हमारे प्रसार कार्यकर्ता हैं, ये जाकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, कुछ कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब लोगों को बताएँ कि हम ये आप कीटनाशक का प्रयोग कीजिए, तो इससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए प्रसार शिक्षा को लाना अत्यंत आवश्यक है। अगला है कार्य कुशलता बढ़ाने में। प्रसार शिक्षा आपकी ये निरंतर चलने वाली शिक्षा है, जो कि गत्यात्मक और लचीली है। प्रसार शिक्षा ध्यान रखिएगा हमेशा लचीली होगी और ये लोगों को कम से कम समय में कम से कम पैसे खर्च कर कर कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न कर सकती है। जैसे आपको पता है कि खाना पकाने के लिए कुकर का प्रयोग करने से हमारे श्रम, हमारे समय, हमारे धन, ये तीनों की ही बचत होती है। तो इसी तरह से अगर हम कूटने वाली मशीन की बात करें, वस्त्र धोने वाली मशीन की बात करें, तो ये सारे के सारे हमारे श्रम और समय दोनों को ही बचाते हैं, ठीक? मसाला पीसने के लिए आपने ग्राइंडर का उपयोग कर लिया। आधुनिक उपकरण का आप उपयोग करके अपने श्रम और शक्ति दोनों को ही बचा सकते हैं। जो भी स्त्रियाँ हैं, उनकी कार्य कुशलता को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है। अगला है सीखने तथा सिखाने। ये सीखने और सीखने नहीं है, ये सीखने और सिखाने हैं, ठीक? इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। सीखने और सिखाने में इसकी आवश्यकता है। तो प्रसार शिक्षा सीखने और सिखाने में व्यक्ति को सहयोग तो देती है। लोग एक दूसरे को देखकर सीखते हैं। गांव का कोई कृषक उन्नत बीज अगर बो रहा है, अगर उसके पास अधिक उन्नत उगता है, उसके पास अधिक जो है पैदावार होती है, तो जो दूसरे और भी किसान हैं वो भी उस चीज़ को देखकर सीखते हैं और लाकर अपने खेतों में उन्हीं बीजों का उपयोग करते हैं। तो ये जो प्रसार शिक्षा है, ये सीखने और सिखाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला है मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब ये जो मानव व्यवहार है, इससे आप लोग वाकिफ़ हैं। अभी हमने कल ही इसकी चर्चा की थी और आज भी एक बार हमने सुना कि ये जो हमारा प्रसार शिक्षा है, ये मानव व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये एक अमूल्य योगदान देता है और ये 3 परिवर्तन लाता है। एक तो आपके ज्ञान में परिवर्तन लाता है, दूसरा आपके कौशल में परिवर्तन लाता है और तीसरा आपके अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाता है, ठीक? तो ज्ञान में परिवर्तन कैसे लाता है? जैसे प्रसार
शिक्षा जो है वो व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन लाता है, उन्हें नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, उनका उपयोग करना सिखाता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि जो ग्रामीण महिलाएँ हैं, ये भगोने या फिर एक भदेली होती है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, कुछ इस तरह से भदेली होती है। ये तो मैंने सुराही बना दी, हालाँकि आप चीज़ों को, अगर आपके घर पे लोटा होगा तो उससे रिलेट कीजिएगा, बड़ा-सा लोटा, उसी को हम भदेली कहते हैं। हालाँकि मेरे पास अभी भदेली है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकती। बाकी ये भगोना हो गया, कुछ इस तरह से होता है। ये भगोना इस तरह से होता है। तो पहले लोग इसमें दाल-चावल सब कुछ पकाते थे तो बड़ा टाइम लगता था, और उसमें जो माड़ वग़ैरह निकलती थी उसको फेंक देते थे। ईंधन भी बहुत ज़्यादा लगता था, समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो जब हमने कुकर का आविष्कार किया, उनको उनको पता चला कुकर के बारे में, उनको जानकारी हुई कुकर के बारे में, तब उन्होंने कुकर में चावल-दाल पकाना शुरू कर दिया। इससे उनके समय की बचत हुई, उनके श्रम की बचत हुई। कुकर के साथ-साथ उन्होंने गैस का उपयोग करना सीख लिया। तो जब उन्हें जानकारी हुई, तब जानकारी ही उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। दूसरा हमने देखा कौशल में परिवर्तन। तो मानव व्यवहार में परिवर्तन केवल ज्ञान में ही नहीं हो रहा था, कौशल में भी हो रहा था। कौशल में भी परिवर्तन लाया गया। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। उनके रूप, उनके रंग, उनके चाल-ढाल, साथ ही साथ उनके कार्यों में भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। तो कार्य संपादन प्रक्रिया में भिन्न होने की वजह से व्यक्ति के कार्य कौशल में भी परिवर्तन आता है। जिस व्यक्ति का कार्य कौशल जितना अधिक समन्वित होगा, उसे उतना ही अधिक अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसे जैसे कोई कृषक है, कृषि में नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है, भंडारण के लिए सही विधियों का प्रयोग कर रहा है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग कर रहा है, अच्छे-अच्छे बीजों का प्रयोग कर रहा है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहा है, और वो क्रय-विक्रय साझेदारी करना, वो इन सारी बातों को जानता है। उसकी जानकारी प्राप्त कर वो कृषक कौशल प्राप्त कर सकता है। तो जिसके पास ये जो प्रसार शिक्षा है, ये व्यक्तियों के कौशल में भी परिवर्तन कर रहा है। तीसरा हमने नाम सुना, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में क्या है? तो अभिवृत्तियों से मतलब ये होता है कि जो उसकी अनुभूति हैं, अनुभूत विचार हैं, उनमें परिवर्तन करना। उन्होंने क्या महसूस किया जब ग्रामीण लोग जो हैं, ग्रामीणों के जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण के लिए ये आसान होता है कि उनके ज्ञान और कौशल में, जब मतलब आप किसी ग्रामीण के लिए उसके ज्ञान और कौशल में परिवर्तन करते हैं, उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। अगर हम ये समझें उदाहरण के तौर पर कि जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोगों में आहार संबंधी कई भ्रांतियाँ होती हैं, जिसके कारण वे उन भोज्य पदार्थों को ना तो सेवन करती हैं और ना ही अपने परिवार के सदस्यों को खिलाती हैं। जैसे चुकंदर का लाल रंग, ये रक्त की तरह दिखता है, ये नहीं खाते हैं। मतलब उनका एक भ्रम सा हो गया है कि ये तो लाल रंग है, खून जैसा है, इसे नहीं खाना चाहिए। मतलब खुद भी एक गृहिणी नहीं खाएगी और घर वालों को भी नहीं खिलाने देगी। ये सिर्फ़ एक बात आप ध्यान से मतलब अपने आस-पास देखेंगे तो इस चीज़ को आप नोटिस कर पाएँगे, चुकंदर वाली बात को आप रिलेट कर पाएँगे। ये आपने, हालाँकि मैंने तो अपने ही पास-पड़ोस में देखा है, लोग चुकंदर इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो लाल हो जाता है। सब्ज़ी में डाला, सब्ज़ी बिल्कुल लाल हो गई। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये ब्लड है, तो वो खाते ही नहीं हैं। मतलब ऐसी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में। साथ ही साथ वो, जैसे इन्होंने ये ब्लड की वज़ह से नहीं खाया, नहीं खाते हैं। कई जन जो होते हैं वो परिवार में उसके आलू, प्याज़, गाजर, मूली ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। हरी पत्तीदार सब्जियाँ जो हैं, चना के साग, ये सब गर्भवती माता और बालकों को नहीं खिलाते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हमें इनके आवृत्तियों में भी परिवर्तन लाना है, ताकि ये जो भ्रांतियाँ हैं मन में, ये सारे दूर हो सकें, लोगों को पौष्टिक आहार मिल सके, लोगों को कुपोषण से दूर रखा जा सके। आपको पता होगा कि हमारा भारत जो है वो दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है।
एक तरफ तो ऐसे भी लोग हैं जो ये सारी चीज़ें जानबूझकर नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनको पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ी-सी सूझबूझ के साथ कार्य को किया जाए, तो कम पैसे में ही बहुत अच्छे पौष्टिक तत्वों को खाया जा सकता है। जैसे हर कोई बादाम नहीं खा सकता है, लेकिन मूँगफली तो खा सकता है। हर व्यक्ति पनीर मटन, मीट ये सब नहीं खा सकता है, लेकिन वो सोयाबीन खा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मौसमी फल, सब्जियाँ हैं, इनको खा सकता है, सस्ते होते हैं, तो कम पैसे खर्चा करके भी वो पौष्टिक तत्वों को खा सकता है। लेकिन इसके लिए उसकी जो अभिवृत्तियाँ हैं, जो उसकी मनोवृत्ति है, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो चलिए, आज हमने आवश्यकता को समझा, साथ ही साथ हमने इसके इतिहास को समझा। आने वाली क्लास में हम देखेंगे इसके सिद्धांत को, दर्शन को, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस हम यही इतना रखेंगे। अगर कंटेंट आपको लगता है कि आपको कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि एक कमेंट आया था कि हमें कोई कंटेंट नहीं मिलता है, ये बेकार क्लास है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप इस क्लास को पढ़िए और आप यूथ उठाइए, कोई और छोड़ दीजिए। यूथ में आपको टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है। आप वहाँ पर जाकर देखिए आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। आप कहीं भी पढ़िए, मैं ये कहती हूँ आपसे, अगर आपने कहीं पेड कोर्स भी लिया है, तब भी आपको ये करना चाहिए कि जब आप थ्योरी की क्लास लेते हैं, तो आपको जाकर प्रैक्टिस करना चाहिए, देखना चाहिए कि आप चीज़ों को कर पा रहे हैं कि नहीं, या जो वहाँ पर पढ़ाया गया वो हमारे पेपर में, हमारे एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है। फिर आप भरोसा कीजिए, आप ऐसे ही चले आते हैं, बोल देते हैं कंटेंट नहीं है, बेकार क्लास है, गंदा-सा सवाल है। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये सवाल कैसा गंदा और कैसा अच्छा होता है। मतलब मैंने देखा है कम्युनिटी पर, जो मैं डेली आपके लिए एक क्वेश्चन डालती हूँ, वहाँ पर एक लोगों ने कमेंट किया कि बड़ा ही गंदा सवाल है। अरे भाई, अब ये सवाल कहाँ से गंदे और साफ-सुथरे होने लगे? ये तो आपके ही एग्ज़ाम में जो कम्युनिटी पर आपको क्वेश्चन मिलता है, ये आपके अदर-अदर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं, मैं वहीं से एक उठाकर डाल देती हूँ। वहाँ पर तो मैं सेल्फ मेड क्वेश्चन भी नहीं डालती हूँ। वो आपके ज़्यादातर वही क्वेश्चन होते हैं जो कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में आए होते हैं या आपके बुक में दिए होते हैं। अब उसमें क्या गंदा और क्या अच्छा हो जाता है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। कभी-कभी ऐसे कमेंट आते हैं कि क्या ही बताएँ। चलिए ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।